नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। आइए आपको बताते हैं इस वक्त बाजार की बड़ी बातें। बाजार में हम देख रहे हैं एक सीमित दायरे में कारोबार लगातार चलता हुआ नजर आया है। ऊपरी स्तरों से दबाव दिखाई दिया था, लेकिन नीचे से काफी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। अगर आप देखें तो खास तौर पर ये जो रिकवरी आई है ये बैंकिंग स्टॉक्स के चलते देखने को मिली है। और बैंकिंग शेयरों में जो ये रिकवरी आई है इसके पीछे सीएनबीसी आवाज की एक एक्सक्लूसिव खबर का आज पूरी तरह से हाथ है, जिसमें हमने आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी में बैड बैंक बनाने की तैयारी कर रही है सरकार और प्राइवेट सेक्टर को यहां पर 49% तक हिस्सा मिल सकता है। इस खबर के बाद पीएसयू बैंक इंडेक्स आप देखिए तेजी से ऊपर चढ़ा है। खास तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें हमने अच्छी तेजी आते हुए देखी है। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी तेजी देखने को मिली है। आईटी स्टॉक्स से भी मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। तो ये कुछ और सेक्टर्स हैं, लेकिन बैंकिंग आज का सबसे खास फोकस वाला सेक्टर रहेगा। ऑप्शन ट्रेड से लेकिन अगर आप संकेत लेने की कोशिश करें तो साफ तौर पे आज सीमित दायरे में रहने का ही संकेत मिल रहा है, क्योंकि मार्केट जिस रेंज में है उसी के ऊपर नीचे पोजीशन बन रही है। देखिए 9300 के पुट, 9400 के कॉल, वहां पर पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल शायद कल आपको मार्केट में एक ज्यादा बेहतर डिसाइसिव मूव ऊपर या नीचे मिलेगा, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि एक तो आईसीआईसीआई के नतीजे भी आज बाजार के बाद आने वाले हैं और इसका इंपैक्ट आपको सारे बैंक्स पे दिखाई देगा। दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व की 2 दिन की बैठक का नतीजा भी आज बाजार के बाद आएगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मूड में बाजार इस वक्त नजर आ रहा है। और सेंसेक्स निफ्टी की चाल देखेंगे तो जो वेट एंड वॉच का मूड है वो सीधा रिफ्लेक्ट हो रहा है। निफ्टी खासकर 9309 के आसपास 9344 खुलते ही बाजार ने दिखाया, लेकिन जो हाइज इन्होंने ट्रेडर्स ने देखे हैं आज खुलने के बाद वो फिर से हम अचीव नहीं कर पाए हैं। सेंसेक्स भी आप देखिए 30,000 के नीचे ही कारोबार करता हुआ, हालांकि आज दिन की शुरुआत उसके ऊपर जरूर हुई थी। बैंक निफ्टी इसकी सेहत थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई जरूर दे रही है पीएसयू बैंकों की बदौलत, लेकिन मिड कैप इंडेक्स है जो करीब 62 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी एक समय ऐसा था 100 पॉइंट नीचे था। ये खबर हमने आपके लिए खास पेश की सीएनबीसी आवाज पर एक्सक्लूसिव, और उसके बाद हमने देखा एक अच्छी रिकवरी बनती हुई दिखाई दी है। तो ऐसे में आज कहां नजर होनी चाहिए आपकी? कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के नतीजों पर बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आहूजा से। कल आने वाले हैं एचडीएफसी के नतीजे, क्या है उम्मीदें ये भी बताएंगे आपको, हमारा पोल लेकर आएंगे। इसके अलावा हमारे खास मेहमान होंगे कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंशुल सहगल। इनसे जानेंगे घरेलू फंड कैसे देख रहे हैं इस वक्त बाजार को। साथ ही रोज की तरह से कुछ ही देर बाद आपको बताएंगे कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट। 3 बजे आपके लिए निफ्टी कॉल और 3:15 पर बीटीएसटी या एसटीबीटी भी होगा। लेकिन स्टॉक्स पर एक नजर डाल लेते हैं जो आज एक्टिव है ट्रेड में। और आज की बड़ी डेवलपमेंट ऑफ कोर्स सरकारी बैंकों के एनपीएज की चिंता से जूझने के लिए बैड बैंक की तैयारी सरकार कर रही है। और इसके बाद देखिए जिस तरह का मूव आता हुआ सिंडिकेट यूनियन, आंध्रा बैंक, देना बैंक जैसे छोटे बैंक हैं जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 1.5% का उछाल आज के सत्र में साफ देखा जा रहा है। इसके अलावा आप गौर करेंगे रियल एस्टेट काउंटर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज 8% ऊपर है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, प्रेस्टीज, शोभा ये दूसरे काउंटर्स है जहां पर अच्छी खरीदारी बनती दिखाई दी है। टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा सहारा जरूर मिला है आज, इसमें दिग्गजों में इंफोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक शामिल है और मिड कैप्स में हेक्सावेयर जैसे काउंटर्स में खरीदारी बनती हुई। लेकिन प्रेशर पॉइंट्स देखिए, फार्मा काउंटर्स के बुरे हाल, लुपिन, ऑरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, नेटको, सन फार्मा जैसे काउंटर्स में बिकवाली का दबाव हावी है। और तेल कंपनियां जो कल काफी रफ्तार में थी आज लोगों ने मुनाफा वसूली की है। यहां पर बीपीसीएल, एचपीसीएल में दबाव, महानगर गैस में भी आज हम देख रहे हैं कुछ बिकवाली का ही प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स प्रेशर में है, लेकिन कुछ काउंटर्स हैं जहां पर काफी हरकत देखने को मिल रही है, वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए। रेमंड 9% ऊपर, जीएसएफसी में 4% का उछाल, कमिंस, यूबी होल्डिंग्स, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ये काउंटर्स है जहां पर एक्टिविटी बढ़ती हुई। और आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त चार्ट कैसे नजर आ रहे हैं मार्केट के। निफ्टी के चार्ट सबसे पहले आपके सामने लाने की हम कोशिश करेंगे। आप देखिए निफ्टी पे हमने देखा है कि एक दायरे में लगातार कारोबार चल रहा है। पिछले 4 बल्कि 5 दिन हो चुके हैं आज अगर आप देखें। और ये आप फिलहाल देखिए, ये जो पूरी तेजी हमने मार्केट में आते हुए देखी थी उसके बाद जो प्रोजेक्शंस बने हैं वही आपको साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। 8,700 का लो और 9,270 का हाई, और इस पूरी रेंज
को देखते हुए हमने आपको यहां पर टारगेट बताए थे। आपको ध्यान होगा, ये चार्ट हम दोबारा आपके लिए लेकर आए, जिसकी वजह मैं आपको बताता हूं। 9360 के आसपास के टारगेट इस प्रोजेक्शन के हिसाब से आ रहे थे। और आप देखिए, आज 5वां दिन है, उस लेवल के आसपास आपने हाई बनाया है, उसके ऊपर हम निकल नहीं पाए हैं। तो 9360 के ऊपर अगर अब मार्केट जाता है और बंद होता है, तभी यहां से आगे की तेजी का रास्ता साफ होगा, वरना हम इस दायरे में अटके रहेंगे। और डिसाइसिव करेक्शन भी तब आएगा जब 9300 के नीचे आकर के मार्केट डिसाइसिवली टिकता हुआ नजर आए, घंटे 2 घंटे, या फिर उसके नीचे क्लोजिंग दे। तो ये 5 दिन का कंसोलिडेशन जो इस दायरे के अंदर हमने होते हुए देखा है, जब तक इससे बाहर नहीं आता निफ्टी, तब तक निफ्टी में आपके पास ट्रेड करने के लिए कुछ खास है नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चार्ट हम आपके लिए आज लेकर आए, और हर रोज हम आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये है बायोकॉन। 5 दिन से लगातार गिर रहा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं 5 दिन की लगातार गिरावट। आज तो बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आज ये चार्ट हम क्यों लेकर आ रहे हैं आपके लिए? क्योंकि हमें लगता है ये चार्ट अब काफी इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। और ये सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि इस चार्ट में जो हाल की पूरी तेजी बनी है, 835 रुपए के लोज से इसने ये तेजी पकड़ी है, जो नवंबर के सेकेंड हाफ में देखने को मिला था। तो नवंबर से ये तेजी बनी, और इस पूरी तेजी के दौरान हमने इसमें जो हाईज बनते हुए देखे हैं वो करीब 1187, 1190 के आसपास आते हैं। अब इसका अगर आप रिट्रेसमेंट निकालने की कोशिश करें, जैसे कि हमने आपको यहां पर ये रिट्रेसमेंट दिखाए हैं, ये आप देख सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन की गिरावट में इस पूरी तेजी का 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है। यानी अब देखिए, नवंबर से जो तेजी बनी, तकरीबन 4.5 महीने में जो तेजी दिखाई, सिर्फ 5 सेशन में हमने उसका 50% रिट्रेस कर लिया। इतना ही नहीं है, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे ये जो आप देख रहे हैं, हमने एक लाल डॉटेड लाइन यहां पर बनाई हुई है, माफ कीजिएगा। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सिर्फ इतना चार्ट देखें यहां से आगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो है। एग्जैक्टली जो आज का लो हमने करीब करीब बनते हुए देखा है, 1010 के आसपास वो लेवल बनता है, 1000 रुपए के आसपास मान लीजिए, वहीं पर ये स्विंग लो बनता है। लेकिन इससे भी आगे आइए, और इस पूरी तेजी के पहले जो एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट टॉप हमने बनाया था सितंबर के आसपास, वो भी यहीं आता है। यानी ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। लेकिन अगर आप इन 3 सपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक और सपोर्ट आपको दिखाता हूं, और यह है आरएसआई। आप देख सकते हैं इस वीकली चार्ट पे इस वक्त ये बिल्कुल लोअर एंड पे आ चुका है, और अभी तक आप हिस्टोरिकली देख सकते हैं कि इन्हीं लेवल के आसपास हमने बॉटम बनते हुए देखा है। इस समय अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर आरएसआई करीब 35 के आसपास है, 30 के आसपास तक के लेवल भी आपको दिखते हैं अमूमन, लेकिन इस स्टॉक के लिए हमने देखा है कि 35 के आसपास ये अक्सर बॉटम होता है। 4 सपोर्ट हैं, तो क्या यहां से ये स्टॉक घूमेगा? देखिए, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। यहां पर अगर आपने मंदी कर रखी है, तो उस पर आपको जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यहां से इसका ट्रेंड बदल जाएगा क्या, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब इतनी लंबी तेजी में कोई स्टॉक रहता है, तो उसका ट्रेंड 5 दिन में रिवर्स नहीं हो सकता, और ऐसी ओवरबॉट पोजीशन से अक्सर आपको एक पुल बैक मिलता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इस पुल बैक को तेजी की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने मंदी कर रखी है तो एक बार की मुनाफा वसूली करने की सोच सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग चार्ट आज बायोकॉन आपके लिए। लेकिन पूरे बाजार का क्या रुख है, हमारा फेयर एंड ग्रीन मीटर आपको बताता है। और आइए देखिए आपके सामने 50 का आंकड़ा, यानी बिल्कुल न्यूट्रल जोन में है हमारा फेयर एंड ग्रीन मीटर। बाजार वेट एंड वॉच के मूड में, जैसे कि हम पहले कह रहे थे हर्षदा, वो यहां भी दिखाई दे रहा है। टोटली वेट एंड वॉच मूड, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर से अगले क्यूज हो या फिर भारतीय बाजार में रिजल्ट्स के लिहाज से। इस बीच फोकस करेंगे कि वायदे बाजार में क्या पोजीशन आपकी होनी चाहिए। सुमित बगाड़िया हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, कुछ स्टॉक्स जो काफी एक्टिव हैं, खासकर पीएसयू बैंक्स, क्योंकि वो फ्लेवर में दिख रहे हैं इस समय, इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, इवन तो यूनियन बैंक, इनमें से कोई एक अगर ट्रेड लेना हो, कहां पर ज्यादा चांसेस है बेहतर रिटर्न के? इंडियन बैंक में मैं देख रही हूं 13% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है। देखिए, सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है, और ये सब स्टॉक्स में ऐसा लग रहा है कि वन वे
बुलरन चल रहा है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, ये दोनों ही स्टॉक यहाँ पे प्रेजेंट लेवल्स पे अच्छे दिख रहे हैं। इंडियन बैंक के अंदर हमने ऑलरेडी लोअर लेवल से बहुत अच्छी तेजी देखी और अभी यहाँ से शायद और भी एक्सटेंडेड मूव देखने को मिल सकता है। 321, 322 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और यहाँ से अगर हम तेजी करते हैं तो ऊपर में टारगेट इमीडिएटली 350 होगा और 350 के बाद हमको फ्रेश अप मूव देखने को मिल सकता है। तो 321, 322 का स्टॉप लॉस लगा के एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस भी होल्ड की जा सकती है और फ्रेश बाय भी किया जा सकता है। ओके, तो नई तेजी भी बनाई जा सकती है इस काउंटर में। कमेंट एक स्टॉक का जो इनफैक्ट आज सुबह से रेकमेंडेड है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने 1192 का टारगेट दिया, गोल्डमैन सैक्स ने इस पर बाय कॉल रखी, 1130 का टारगेट और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिला है। क्या अभी भी खरीदारी करके चले? 1020 का स्टॉप लॉस लगा लें एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस में और फ्रेश अगर प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करते हैं तो 1020 का स्टॉप लॉस लगाए। स्टॉक ने देखिए ब्रेकआउट तो दिया है और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऐसा मूव हमें कमिंस के अंदर देखने को मिला है। आई थिंक इमीडिएटली कमिंस के अंदर यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है जिसके अंदर 1090, 1100 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार 1020 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय पोजीशंस बनाई जा सकती है। कुछ और काउंटर्स अरविंद, खासकर 2.5% ऊपर इस समय क्या तेजी करेंगे? टेक्सटाइल के सभी स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अरविंद उसमें से एक काउंटर है। यस, एब्सोल्युटली इसके अंदर बाय करना चाहिए। अरविंद के अंदर यहाँ से और भी तेजी देखने को मिल सकती है जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 440, 450 के लेवल्स दिखा सकता है। ये स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है 415 का लेवल तोड़ के। अगर ये 420 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है आज तो इसके अंदर एक्सटेंडेड तेजी 440, 450 के लेवल तक देखने को मिल सकती है। प्रेजेंट लेवल्स पे बाय बनता है 411, 412 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। 411, 412 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड। सेंचुरी टेक्सटाइल में भी हमने देखा है कुछ फ्लोट आता हुआ। ऑफ कोर्स इसके आपने कहा कि तमाम टेक्सटाइल स्टॉक्स में तेजी है, लेकिन सेंचुरी यहां से आगे क्या लेवल्स दिखा पाएगा? यस, एब्सोल्युटली टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर तो मूव देखने को मिल ही रहा है। रेमंड, अरविंद, सेंचुरी सभी के अंदर। सेंचुरी ने ऑलरेडी लास्ट 5 दिन के फॉल को आज एक ही दिन में एंगल्फ कर दिया है। वो बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। आई थिंक इमीडिएटली ये स्टॉक का ब्रेकआउट है 1150 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग देखने को मिलती है तो ये स्टॉक के अंदर हमको 1200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस 1125 के स्टॉप लॉस से होल्ड करनी चाहिए। फ्रेश कोई बाय करता है प्रेजेंट लेवल या प्रेजेंट लेवल से 10 रुपए गिरावट आती है तो बाय की जा सकती है। स्टॉप लॉस 1125 का ही होगा। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 1200 और फिर 1240। अच्छा, सुबह में हमने देखा था पीटीसी ने एक अच्छी चाल पकड़ी थी जो अभी भी बरकरार है। क्या यहाँ से आगे और रफ्तार पकड़ेगा ये काउंटर? यस, बिल्कुल पीटीसी ने ब्रेकआउट दे दिया है। पीटीसी में एक आज के दिन का ही अगर हम मूव देखेंगे तो 97 से 102 रुपए तक की इंट्राडे में ही मूव दिखा चुका है और स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया है। ये स्टॉक के अंदर हमें ऊपर में इमीडिएट हर्डल जो है वो 104, 105 रुपए के आसपास है। यानी प्रेजेंट लेवल से 104, 105 तक का मूव तो देखने को मिल ही सकता है। अगर ये स्टॉक ने 104, 105 के लेवल तोड़े आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर तो फिर ये स्टॉक यहाँ से बड़ी तेजी दिखाएगा जिसके अंदर हमें ऊपर में 120 से 125 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 104, 105 का टारगेट एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगाए 98 रुपीज का और फ्रेश बाय यहाँ तो 104, 105 ब्रेकआउट होने के बाद ही करें। एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें 98 के स्टॉप लॉस से। कुछ शॉर्ट आइडियाज या फिर जहां पर कुछ अनवाइंडिंग होती दिखाई दे रही है, डीसीबी खासकर 196 पर क्या बस ब्रीदर ले रहा है या फिर टूट सकता है? एक बार थोड़ा सा वेट करना चाहिए टूटने के लिए क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। ऊपरी लेवल से दबाव जरूर देखने को मिला है बट एक बार सेलिंग नहीं करनी चाहिए। एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। इमीडिएट हर्डल साइकोलॉजिकल लेवल 200 का है। जैसे ही 200 का लेवल ब्रेक होगा तो ये स्टॉक के अंदर हमको 8 से 10% की फ्रेश तेजी और देखने को मिलेगी। फिलहाल लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। अगर ये स्टॉक नीचे में 188, 187 के नीचे जाता है तो ही इसके अंदर फ्रेश वीकनेस स्टार्ट होगी। अदरवाइज पोजीशंस को एक बार होल्ड करना चाहिए। शुक्रिया आप सुमित हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए इन सभी काउंटर्स पर। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे नए जानकार, उनसे समझेंगे क्या नजरिया बन रहा है, इस समय आपकी क्या ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए। बात करेंगे अविनाश गोरक्षकर और साथ ही सर्वेंद्र श्रीवास्तव से। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा सीबीसी आवाज पर और देखिए बाजार की चाल। निचले लेवल से कुछ रिकवर करने की कोशिश निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही। निफ्टी इनफैक्ट 9315 के आसपास आकर टिकता हुआ, याद होगा आपको 9313 कल की समाप्ति का लेवल है। लेकिन यहां से आगे क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए?
कंसिडरिंग बाजार शायद और कंसोलिडेट करने में टाइम लगाएगा। हमारे साथ इसी पर अपनी राय देने के लिए अविनाश गोरक्षकर और सर्वेंद्र श्रीवास्तव, आप दोनों का ही स्वागत है। अविनाश, ये जो डिप्स हैं या फिर बाजार जो अटक रहा है 93.15, 93.20 के आसपास, इसे आप कैसे पढ़ रहे हैं? क्या कोई लैक ऑफ ट्रिगर है इसीलिए अटक रहा है, या फिर कंसोलिडेट करेगा और फिर कोई अच्छी बड़ी खबर आए तो उसके बाद नई चाल दिखाएंगे? नहीं, मुझे लग रहा है हर्षदा क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। आई थिंक इंडेक्स काफी सिग्निफिकेंटली तेजी से भाग चुका है और अभी इंक्रीमेंटल अपसाइड आने के लिए क्लियरली बड़ा ट्रिगर की जरूरत लगेगी। आई थिंक अर्निंग्स ट्रिगर तो डेफिनेटली अभी जिस प्रकार के नतीजे आ गए हैं, डेफिनेटली आई थिंक नतीजे Q3 के हिसाब से काफी अच्छे हैं। आई थिंक काफी अच्छे पॉजिटिव सरप्राइजेस आ गए हैं। बट ब्रॉडली आई थिंक नाउ द नेक्स्ट ट्रिगर फॉर द मार्केट्स वुड बी मानसून, और मुझे लग रहा है कि अभी अर्निंग सीजन के बाद ये एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। आई मीन होपफुली मानसून का जो इनिशियल फोरकास्ट है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ के बाद मेरे ख्याल से जो बड़ा ट्रिगर रहेगा मानसून रहेगा। बट उसके ये मंथ के एंड तक ये रिजल्ट्स का सीजन ही आई थिंक मार्केट्स को स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी से ही आगे पीछे दोहराएगा। इंडेक्स पे मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा मूव 9350 या 9400 एटलीस्ट इन द नियर टर्म दिखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, नतीजों पे ही मार्केट चल रहा है। और आप देखिए इस मार्केट में आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा, लेकिन तकरीबन 200 रुपए हमने बायोकॉन को गिरते हुए देखा नतीजों के बाद, सिर्फ 5 दिन में। कुछ देर पहले हम चार्ट पे उसकी बात कर रहे थे। लेकिन एक स्टॉक है जो लगातार मजबूत बना हुआ है और बहुत अच्छे नतीजे नहीं है हम कह सकते हैं, थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ी हैं, उसके बाद भी मजबूत बना हुआ है, वो है आरबीएल बैंक। मुनाफा 54% बढ़ा है, ये तो बैंक का रिकॉर्ड लगातार सस्टेन्ड है। ब्याज से होने वाली आमदनी करीब 45% बढ़ी है, लगातार जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। लेकिन एनपीए बढ़ते हुए दिखाई दिया। अब हमने देखा है हाल के दिनों में किसी भी बैंक के एनपीए बढ़ते हैं तो मार्केट में बड़ा पैनिक होता है, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है, शुरू में थोड़ा गिरा फिर रिकवर हो गया। 600 के आसपास ही मैंने इसको चलते हुए देखा था कुछ देर पहले भी, जो इसके ऑल टाइम हाइस के करीबी हैं। हमारे साथ राजीव आहूजा जुड़ रहे हैं, आरबीएल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मिस्टर आहूजा, स्वागत है आपका। पहले तो हम यही समझना चाहेंगे आपसे, ये जो एनपीए बढ़े हैं इसके पीछे क्या वजह है, किस तरह के हैं ये एनपीए? धन्यवाद पंकज। और देखिए, ये जो हमारा एक एनपीए बढ़े हैं, एक तो चलते एक स्पेसिफिक अकाउंट को लेकर जिसपे आरबीआई की राय ये थी कि उसको एनपीए घोषित करना चाहिए, तो वो हमने घोषित कर दिया। हमारे यहाँ एनपीए नहीं था और वो भी हमने प्रोवाइड करके उसके बावजूद हमारी तकरीबन 50% से ज्यादा हमारी नेट प्रॉफिट बढ़ी है, तो वो बहुत इजीली अब्जॉर्बेबल था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक जनरली स्पीकिंग क्रेडिट एनवायरनमेंट चैलेंजिंग है, ये सब जानते हैं, और पर उसके बावजूद हमारी परफॉर्मेंस ओवरऑल हैज बीन स्टेबल एंड मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई ब्रॉड ट्रेंड है या कोई और इशू है, बट ये एक स्पेसिफिक अकाउंट था जो हमने रिकॉग्नाइज किया है और वी हैव मूव्ड ऑन आफ्टर प्रोवाइडिंग। पिछले क्वार्टर में आपके करीब 22 करोड़ के नए एनपीएस, यानी जो आप स्लिपेजेस कहते हैं, हुए थे, इस बार हो गए 405 करोड़ के। तो क्या आप ये संकेत दे रहे हैं हमें कि अगले क्वार्टर में फिर से ऐसे 300, 400, 500 करोड़ के नए एनपीए की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि शायद 25-50 करोड़ के ही नए एनपीए होंगे? अगर एक्चुअली पंकज, एक हमने उसमें ये भी बताया कि नेट स्लिपेज हमारी तकरीबन 1.25% है। देखिए, होता क्या है कि आरबीआई जब आता है इंस्पेक्शन के लिए, तो उन्होंने कुछ अकाउंट्स को एनपीए, और उनकी जो सारी रिव्यू पीरियड होता है वो 1 साल पहले का होता है, तो उसमें उन्होंने करीब 5 अकाउंट को बोला था इनको एनपीए करना है। वो उनमें से 4 तो ऑलरेडी पेड ऑफ थे, तो वो पर चूंकि उन्होंने इसको एनपीए घोषित किया, हालांकि वो ऑलरेडी पेड ऑफ थे, हमें उसको एडिशन में दिखाना पड़ता है और रिकवरीज में निकालना पड़ता है। जो आप देखें, एडिशन में भी है और रिकवरी में भी है। तो अगर आप नेट स्लिपेज देखें, वो बेसिकली एक लार्ज अकाउंट ही था, तकरीबन 1.25% बढ़ती है, वो जो हिस्टोरिकली भी हमारा इसी रेंज में रहा है। तो इसको अगर आप नेट ऑफ करें तो ज्यादा इसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है। राजीव जी, मेरा नाम प्रदीप है बाय द वे, और मेरी कलीग हर्षदा भी है। सॉरी, अगला सवाल पूछना चाहती हूँ। आहूजा साहब, मैं आपसे फिर ये पूछना चाह रही थी, आने वाले क्वार्टर्स के लिए स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? जहां पर जिन अकाउंट्स में आपको थोड़ी सी चिंता है, रिकवरी में कितना टाइम लग सकता है, क्या कुछ गाइड कर पाएंगे?
नहीं, देखिए हर्षिता, जो नॉर्मल हमारा बिजनेस है उसमें कोई चिंता नहीं है और ये एक वन ऑफ है। इसमें कोई ट्रेंड लाइन ज्यादा नहीं दिखती हमें और ये भी एक टेक्निकल कारण से हुआ है, तो उसको अगर आप एक तरफ रखें, ब्रॉड ट्रेंड लाइन बिल्कुल ठीक है। एक हमने हाईलाइट किया है कि माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो बैंकिंग को चलते जो पिछले 4-5 महीनों में काफी स्ट्रेस से गुजरी है, वो स्ट्रेस अब कम होता नजर आ रहा है। हमने ये भी हाईलाइट किया है कि हमारा जो 90+ DPD है वो तकरीबन 3.9% है। उसमें कुछ हमें स्ट्रेस लेना पड़ेगा अगले 2 क्वार्टर्स में, पर उसमें रिकवरी भी है। तो दैट मार्केट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग बनिस्बत पिछले 3-4 महीने से पहले। तो उसको अगर हम एक तरफ रखें कि वो वेरी स्पेसिफिक इशू था, ओवरऑल ट्रेंड्स इन द एनवायरनमेंट, वाइल ये कह सकते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट फिर भी चैलेंजिंग है, हमारे यहां आई थिंक वी आर इन द सेम ब्रॉड ट्रेंड। तकरीबन 70 से 75 बेसिस पॉइंट क्रेडिट कॉस्ट एनुअली जो हम गाइड करते आ रहे हैं वही रहेगी, आफ्टर इंक्लूडिंग द माइक्रो फाइनेंस प्रॉब्लम्स इफ एट ऑल। से 75 बेसिस पॉइंट की क्रेडिट कॉस्ट की बात यहां पर की जा रही है, यानी अगर 100 रुपए का कुल लोन है तो 75 पैसे शायद एनपीए की प्रोविजनिंग में देने होंगे। लेकिन आपने जो एक बात बताई आहूजा साहब कि आपका कारोबार बहुत अच्छा बढ़ा है और आप पूरी प्रोविजनिंग के बाद भी अच्छी ग्रोथ दिखा पाए, तो ये 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो 40% की लोन ग्रोथ, जबकि बैंकिंग सेक्टर में इस समय लोन ग्रोथ 5% के आसपास चल रही है, तो 8 गुना ज्यादा रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं। और उसके बाद आपकी मार्जिन NIM 3.5% पे आ गई, ये तो ऐसे ही एवरेज से ज्यादा थी और पिछले क्वार्टर में 3.4 था, वो और बढ़ गई। तो ये बताइए कि ये जो ग्रोथ आपने दिखाई है किस तरह के लोन दिए हैं, क्योंकि इनमें यील्ड भी शायद आपको बड़ी अच्छी नजर आ रही है। हाँ प्रदीप, ऐसा है, देखिए 2 चीजें हैं। वन के जो हमारा ग्रोथ है एडवांसेस का, वो सब क्लाइंट सेगमेंट से है। सो उसमें होलसेल है, कॉर्पोरेट कमर्शियल, अर्बन रिटेल, रूरल रिटेल, एग्री, तो ये एक जगह से नहीं हुआ है। अगर आप हमारा एनुअल रिजल्ट भी देखें FY17 ओवर FY16, तो जो 39% ग्रोथ है वो तकरीबन यूनिफॉर्म है अक्रॉस ऑल आवर क्लाइंट सेगमेंट। सो सारे जो हमारे क्लाइंट सेगमेंट हैं उनका जो ऑपरेटिंग मॉडल है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो काफी इस्टेब्लिश हो चुकी है पिछले 3-4 सालों में। तो देखिए ये एक पूरा एनवायरनमेंट अपनी जगह है। हम जो क्लाइंट्स को फोकस कर रहे हैं, जिन सेगमेंट्स पर हमारा फोकस है, उनसे हमें काफी बिजनेस मिल रहा है और जैसे जैसे हमारा साइज बड़ा हो रहा है, हमारी ब्रांड बन रही है मार्केट में, हम ज्यादा बिजनेस कर पाते हैं। दूसरा आपका जो आपने कहा NIM का, ये तो दिस इज ऑल्सो मुख्य 3 कारण हैं। एक हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड्स का भी काफी ड्रॉप हुआ है पिछले साल, और उसमें दो कारण हुआ है। एक तो पूरा मार्केट का कॉस्ट ऑफ फंड्स, आपको पता है मार्केट हैज बिकम अ लिटिल, इंटरेस्ट रेट्स हैव ड्रॉप। दूसरा हमारा कासा अगर आप देखें तो तकरीबन 67% बढ़ा है। हमारे डिपॉजिट्स 42% बढ़े हैं, पर कासा 67% प्लस बढ़ा है, तो उसके चलते हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स और नीचे आया है। दूसरा हमारा रिटेल और होलसेल मिक्स जो लोन्स का है, अगर आप इसको देखें, इस क्वार्टर में हमारी रिटेल ग्रोथ बोथ अर्बन और रूरल और हमारी होलसेल ग्रोथ में एकदम एक जैसी ही बढ़त आई है। तो ऑन अ स्मॉल बेस द रिटेल लोन्स हैव स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू द निम एंड द ग्रॉस यील्ड। और तीसरा जो हमारी इन्वेस्टमेंट बुक ज्यादा थी, तकरीबन 60% हमारे एडवांसेस बुक पर, वो अब घट के 46-47% हो गई है। सो इन्वेस्टमेंट बुक भी कम यील्ड पे होती है। तो ये तीनों कारणों से हमारा ओवरऑल निम स्ट्रांग रहा है, विच इज वाई आवर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और हमारे जो एबिलिटी टू अब्सॉर्ब दीज एक्स्ट्रा प्रोविजन हैज बीन देयर। मैं एक और हाईलाइट करूंगा आपके लिए प्रदीप कि अगर हमारी अदर इनकम का ग्रोथ भी देखिए, जो एटलीस्ट 60% प्लस रही है इस साल, और उसमें अगर आप सिक्योरिटीज ट्रेडिंग निकाल भी दें तो 50% ग्रोथ रही है क्लाइंट बिजनेस, विच इज फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड, कैश मैनेजमेंट, बैंकिंग चार्जेस, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, क्योंकि वो दिखाता है कि कितना आपके बैंक की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, आपके क्लाइंट से एंगेजमेंट है। तो ये सब ट्रेंड्स आर वेरी पॉजिटिव और ये भी दिखाते हैं कि बैंक every 3-6 months is doing better, which is a good sign for us over and above the growth rates.
वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन एक आखिरी सवाल। पिछली बार जब विश्ववीर आहूजा साहब से बात की थी हमने, उन्होंने कहा था कि वो सेकेंड थर्ड क्वार्टर के दौरान सोचेंगे फंड रेजिंग के बारे में। क्या कोई तैयारी आपने शुरू की है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल सही हमने ये बोला था और अभी इनफैक्ट कल भी यही बात की है हमने अपनी एनालिस्ट कॉल में कि इस कैलेंडर ईयर, इनफैक्ट कैलेंडर ईयर से थोड़ा सा पहले ही हम कैपिटल रेज करेंगे। अभी तैयारी नहीं की, अभी हम विचार कर रहे हैं किस तरह करना है, और ये हमारे लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। तो हम चाहते हैं कि इक्विटी जल्द से जल्द रेज करें ताकि वी आर इन अ स्ट्रॉन्गर इक्विटी रेज करने की टू मेक दीज इन्वेस्टमेंट्स। अभी प्रदीप ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जैसे जैसे होगा हम आपको इत्तला कर देंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर आहूजा हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरबीएल बैंक अब देखिए इसके हाइस के करीब ही ट्रेड करता हुआ। एनपीए की चिंता, जैसे कि मैनेजमेंट ने कहा, बहुत खास करने की जरूरत नहीं है और बाजार कन्विंस्ड नजर आता है इससे। अविनाश, आपका क्या टेक है? 600 के करीब आप लेना चाहेंगे बैंक? नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रदीप जिस प्रकार का लोन बुक ग्रोथ है आई थिंक बहुत ही स्ट्रांग है, और आगे भी मुझे लग रहा है कि छोटे बेस पे अगर ये लोन बुक ग्रोथ सस्टेन होता है तो मार्केट शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू पे काफी कॉन्फिडेंट है कि लोन बुक ग्रोथ अगर इतना रोबोस्ट रहता है तो ऑब्वियसली अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स कम रहते तो निम्स अगर 3.5% भी मेंटेन होते हैं तो अच्छी रेटिंग आएगी मेरे ख्याल से। आई थिंक होपफुली अभी कितना डायल्यूशन आता है, कितना इक्विटी ये रेस करते हैं, बट ऑब्वियसली आगे का जो रोड मैप है FY18 के लिए वो भी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा रहना चाहिए। तो डिप्स पे जरूर खरीदना चाहिए मेरे ख्याल से। स्टॉक अगर 550 560 रुपए तक आता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ होल्डिंग। निचले लेवल्स पर खरीदिए, 560 बेहतर लेवल होगा आरबीएल में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तेजी करने का। हम लेंगे इसी मोड पर एक छोटा सा ब्रेक। बाजार पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। 9313 एकदम फ्लैट हो चुका है निफ्टी। आगे हम बात करेंगे एक और दिग्गज से, निफ्टी कॉल्स ऑफ कोर्स आपके लिए हाजिर करेंगे ही। कोटक म्यूचुअल फंड के अंशुल सहगल हमारे साथ देंगे आज। स्वागत है आपका एक बार फिर, और 3 बज रहे हैं। 3 बजे आपको निफ्टी कॉल बताने का वक्त हो चुका है, लेकिन एक नजर दुनिया के बाजारों पे। हमने कल नैस्डैक पे रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी थी। डाउ हालांकि बहुत बुलिश नहीं था। आज यूरोप देखिए हल्की गिरावट के साथ ही चल रहा है। दरअसल दुनिया भर के बाजार वेट एंड वॉच के मूड में है इस वक्त। आपको डाउ फ्यूचर्स भी जो दिखाएंगे लेवल, आप देखिए आपके सामने है, हल्की गिरावट है, लेकिन ये अपना रास्ता तो तय करेंगे जब शाम को फेडरल रिजर्व की मीटिंग का नतीजा आएगा और उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि मीटिंग में कुछ होगा, लेकिन स्टेटमेंट क्या आता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद कल सुबह डाउ कहां दिखता है, यानी आज फाइनली क्लोजिंग के बाद जब हम कल सुबह लौटेंगे तो आपको बिल्कुल अलग ट्रेंड दिख सकता है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? निफ्टी पे सबसे पहले कॉल निशांत जैन की ओर से आती हुई ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के निशांत हैं। बाय कॉल दे रहे हैं निफ्टी पे। स्टॉप लॉस 9270 पे, टारगेट 9360 पे। 1 से 2 दिनों के लिए ये तेजी का भी बन रहा है। वहीं मनीष हाथी रमनी का कॉल अब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, ये कह रहे हैं निफ्टी में तेजी कीजिए, 9390 के लेवल्स के लिए तेजी करेंगे। 9280 का स्टॉप लॉस अगले 2 से 3 दिनों के लिए ये ट्रेड है। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ है। सर्वेंद्र, बताइए निफ्टी पर आपकी क्या राय? नहीं, नमस्कार। बिल्कुल, आई थिंक जो स्ट्रैटेजी हमने वीक के स्टार्ट में बनाई थी आई थिंक उसी के साथ रहेंगे। आई थिंक 9380 9400 के पेंडिंग टारगेट्स हैं। एक बार जाके उस रेंज में आया है निफ्टी, बट आई थिंक एक बार वापस उस रेंज को किस करने जाएगा तो मेरा मानना है कि लेके ही काम करना चाहिए। थोड़ा 9300 के आसपास आ जाए तो और भी बेहतर रिस्क रिवॉर्ड हो जाएंगे। 9244.40 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1 से 2 दिन के लिए ट्रेड करें। तेजी के मूड में सर्वेंद्र, इनको लगता है कि बाजार यहां से चलेगा। 5 दिनों का कंसोलिडेशन हालांकि हमने देखा है मार्केट में, लेकिन उसके अपर एंड की तरफ टारगेट 9380 के और उसके बाद 9400 भी देख रहे हैं सर्वेंद्र। तो मजबूत सपोर्ट 9250 के आसपास इन्हें दिखाई देता है। संदीप वागले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, बताइए क्या है आपकी कॉल? आफ्टरनून प्रदीप, 9270 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, मैं बाय करके ही चलूंगा और मेरा टारगेट होगा 9370। ओके, 100 पॉइंट की रेंज है। 9270 पे स्टॉप लॉस, 9370 के टारगेट लेकर चल रहे हैं फिलहाल संदीप वागले। तो तेजी की उम्मीद यहां पर सारे एक्सपर्ट्स हमारे करते हुए, और टारगेट 9370 के आसपास ही है। 9360 9370 ये लेवल जिन पर सभी की नजर है।
अंशुल सहगल हमारे साथ जुड़ते हुए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्मॉल कैप स्पेशलिस्ट और पोर्टफोलियो मैनेजर हैं कोटक म्यूचुअल फंड के। मिस्टर सहगल, स्वागत है आपका। ये जो अहम खबर आने वाली है अमेरिका से, आमतौर पे माना जा रहा है कि कुछ नहीं होगा फेडरल रिजर्व की ओर से, लेकिन क्या बयान से, संकेत से कोई मतलब निकलेगा? क्योंकि 2 दिन पहले ही बेन बर्नांके साहब कह रहे हैं कि जो QE के दौरान 4.5 ट्रिलियन के बॉन्ड खरीदे थे, तो वो पोर्टफोलियो अब बेचा जा सकता है फेड की ओर से, और अगर ऐसा हुआ तो बड़ी उथल पुथल मच सकती है। एक नियम के तौर पे जो भी मार्केट में न्यूज इस समय चल रही है, उस न्यूज से ज्यादा आपके लिए एक नीजर रिएक्शन हो सकता है मार्केट में, और कुछ पीरियड के लिए मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है। मार्केट को उस चीज से डरना चाहिए जो कि अभी बात नहीं चल रही है। अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है तो वो मार्केट के लिए कैटास्ट्रोफिक या पेनफुल हो सकता है। लेकिन जो बातें चल रही हैं और उनके ऊपर क्या इवेंट होता है, उस पे ज्यादा मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए प्रोलॉन्ग्ड मूव नहीं करेगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, आज से 1.5 साल पहले कुछ जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही थी और मार्केट काफी जिटरी थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, और उसी समय ग्रेक्सिट की भी बात हो रही थी। वो सब आके और चला गया, और उसके जाने के बाद भी मार्केट एक स्टेबल तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ती गई। तो जो चीज बहुत बात हो रही है, न्यूज में है, सब लोग जानते हैं, उसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच, नीजक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन प्रोलॉन्ग वीकनेस उस बात की वजह से नहीं हो सकती है। और हमारा ये मानना है कि जो QE किया था, आज नहीं तो कल वो तो रिवर्स होना ही है। वो किस पेस से रिवर्स होता है वो ये डायरेक्ट करेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है। अगर पेस प्रोट्रैक्टेड होगा या फास्ट होगा तो मार्केट का फॉल भी मतलब वो मार्केट मेरा ख्याल इस समय बिल्ड इन नहीं कर रही है, और इस वजह से मार्केट में फॉल आ सकता है। लेकिन अगर पेस ग्रेजुअल होगा, जो कि हम मानते हैं कि US फेड करेगा आगे चल के, तो मार्केट में ज्यादा इसका इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं होगा। अंशुल जी, आपको एक स्मॉल कैप स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, लेकिन और मैं आपसे ये पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी, बाजार में जिस तरह का रनअप आया है, पार्टिसिपेशन सभी तरीके के शेयरों में, और खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने काफी तगड़े रिटर्न्स दिलाए हैं। इन लेवल्स पर अगर कोई बाजार में एंट्री कर रहा है, क्या आपको लग रहा है वो स्मॉल कैप्स या फिर मिड कैप्स पर जोर देना चाहिए, या फिर अब थोड़ा सा इनसे दूर रहे, थोड़ा सा कॉशियस हो जाए इतने रनअप के बाद? देखिए, ये इस सवाल का जवाब आप ही के मतलब जो इन्वेस्टर है उसी के अंदर है। क्या वो इन्वेस्टर जो मार्केट में आ रहा है वो मार्केट में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए आ रहा है, या वो इन्वेस्टर 2, 3, 4, 5 साल के लिए आ रहा है? अगर तो इन्वेस्टर 1, 2, 3 महीने के लिए आ रहा है तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी। शायद काफी कुछ रैली इस समय बिल्ट इन है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसी रेंज में रह सकती है या थोड़ी नीचे जा सकती है। लेकिन अगर इन्वेस्टर 3 से 5 साल के लिए मार्केट में आ रहा है तो इस समय भी ऐसी पॉकेट्स हैं मार्केट में जिनमें की वैल्यू है, और आप अगर उन पॉकेट्स को लेंगे तो 3 से 5 साल में आप काफी पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स पेशेंस चाहिए, और ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि किन पॉकेट्स में जाना है, कहाँ पे वैल्यू है, कहाँ पे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कहाँ पे बैलेंस शीट्स वीक नहीं है, और कहाँ पे वैल्यूएशन इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल है। मेरा ये मानना है कि अभी भी ऐसी पॉकेट्स हैं, लेकिन इन्वेस्टर को वो पॉकेट्स पकड़ने के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, और केयरफुली उन पॉकेट्स में जाना पड़ेगा। ओके, ये हमने समझने की थोड़ी कोशिश की थी, और जो परफॉर्मेंस के लिहाज से, प्राइस मूवमेंट के लिहाज से हम एनालिसिस कर पाए। मिस्टर सहगल, आपको बताएं तो 2013 के बाद से जो मिड कैप इंडेक्स है या स्मॉल कैप इंडेक्स है, उन्होंने लार्ज कैप या निफ्टी को लगातार आउट परफॉर्म किया है, बेहतर रिटर्न लगातार कंसिस्टेंटली दिया है। आप कोई भी क्वार्टर लीजिए, कोई भी मंथ लीजिए, मोटे तौर पे। लेकिन इस तरह का कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस 2009 से 2010 के दौरान हमने देखा था, और करीब करीब अब उतने ही प्रीमियम पे शायद फिर से पहुंच रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप। क्या ये अंदाजा हमारा सही है?
आपका अंदाजा सही है क्योंकि वैल्यूएशंस तो क्लियरली अप्रिशिएट हुई हैं और वर्सेस द लार्ज कैप्स, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस जो हैं वो एक्सपैंड हुए हैं, तो उनका वैल्यूएशन प्रीमियम बढ़ा है। लेकिन सिर्फ वैल्यूएशन के नजरिए से इस चीज को नहीं देखना चाहिए। वैल्यूएशंस बढ़े इसलिए हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स ये समझ रहे हैं कि इन स्टॉक्स में आगे चल के ग्रोथ काफी ज्यादा होगी और पर्टिकुलरली लार्ज कैप से कहीं ज्यादा ग्रोथ इन स्टॉक्स में होगी। अगर ऐसा हुआ असल में और ग्रोथ लार्ज कैप्स को काफी बीट की मिड कैप्स की ग्रोथ ने, तो मिड कैप्स में यहां से भी अपसाइड हो सकती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ वैल्यूएशंस को लेके और उसको देख के इन्वेस्ट करना एक ठीक मतलब इन्वेस्टिंग स्टाइल नहीं होगा। आपको आगे के लिए प्रिडिक्ट करना पड़ेगा और इस कॉन्फिडेंस से प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि जो स्टॉक कॉन्फिडेंटली वैल्यू क्रिएट करेगा ग्रोथ टर्म्स में, वो स्टॉक ही वैल्यू क्रिएट करेगा स्टॉक परफॉर्मेंस टर्म्स में भी। तो आपकी नजर किस तरह के स्टॉक्स पर है, किन सेक्टर्स पे, सेगमेंट्स पे है, वो आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन एक अहम नतीजा जो कल आने वाला है उस पर थोड़ी सी जानकारी ले लें। मिस्टर सहगल, हमारे साथ आप बने रहिएगा। HDFC के नतीजों पर हमारा जो पोल है, अनुमान है, वो बताने के लिए वरुण दुबे हमारे रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए। देखिए, HDFC के नतीजे तो अच्छे रहेंगे। पिछले 2 क्वार्टर से लगातार ये कंपनी NIS में डबल डिजिट की ग्रोथ डिलीवर करते आ रही है और इसी तरह की डबल डिजिट ग्रोथ इस क्वार्टर में भी NIS में आपको देखने मिलेगी। हमारा अनुमान है कि करीब 15 से 15.5% के आसपास की ग्रोथ आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने मिल सकती है। वहीं इस कंपनी के जो NPA लेवल्स है वो काफी हद तक स्टेबल रहे हैं पिछले क्वार्टर्स में भी, इस बार भी कुछ हद तक स्टेबल ही रहने का अनुमान है। NPAs अगर 0.9% के नीचे आते हैं तो उसे बाजार काफी पॉजिटिव मानेगा। वही इस कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें हल्का प्रेशर आपको देखने मिल सकता है। 3.8% से कुछ हल्की प्रेशर यहाँ आ सकता है, हालांकि 3.75% के नीचे ना जाए वो एक काफी पॉजिटिव हो सकता है बाजार के लिए। AUM ग्रोथ करीब 15% के आसपास रह सकती है। वहीं इस कंपनी का मुनाफा जो है उसमें आपको करीब 23% के आसपास की गिरावट देखने मिलेगी। हालांकि पिछले साल इसी तिमाही में एक एडजस्टमेंट था, इंश्योरेंस बिजनेस इस कंपनी ने बेचा था, उसका इसको काफी फायदा मिला था। तो वो एक वन ऑफ को अगर आप हटा दे तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी अच्छी खासी बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी। तो एक अच्छा क्वार्टर HDFC के लिए ये बार हो सकता है। ओके, ये HDFC का क्वार्टरली परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है। क्या इस समय फिर किसी तरह की पोजीशन लेकर जाना चाहिए स्टॉक में? चार्ट्स के बल पर सर्वेंद्र बताइए क्या किया जाए HDFC में? नहीं, बिल्कुल आई थिंक है तो अप ट्रेंड में, बट थोड़ा सा ओवरबॉट है। तो आई थिंक इवेंट है तो पोजीशन लेके अगर यहाँ से फ्रेश जाना है तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेंगे, बट अगर किसी के पास पोजीशन है तो आई थिंक रख सकते हैं। ओके, पोजीशंस रख सकते हैं, लेकिन इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये सर्वेंद्र भी जो कह रहे हैं कि इवन लंबी अवधि के लिहाज से भी ये थोड़ा सा अपने अपर एंड पर है, वैल्यूएशन के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेच दिखाई देगा। एंट्री लेने के लिए ये सही लेवल नहीं है, गिरावट में ही खरीदारी की सोचे। और ये तो इन्वेस्टर्स का स्टॉक है, कभी भी मौका मिले अच्छी गिरावट में तो लेना चाहिए। लेकिन अंशुल सहगल हमारे साथ बने हुए हैं, तो मिस्टर सहगल, आपकी पसंद के वो कौन से एरियाज हैं, पॉकेट्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पे आप इस वक्त भी निवेश करने की राय दे रहे हैं? देखिए, एक बड़ा क्लियर ट्रेंड जो कि सामने आ रहा है डिमोनेटाइजेशन की वजह से और आगे GST की वजह से, वो ये है कि मार्केट में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनका प्राइस कंपेटिटिवनेस ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बदले में कम होता जाएगा और इस वजह से कस्टमर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में शिफ्ट करते रहेंगे। अगर आप ऐसे स्टॉक्स पकड़ सकते हैं जो इसके बेनिफिशियरीज होंगे, जो कि ऑर्गेनाइज स्पेस में हैं और जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो मूव है उसकी बेनिफिशियरीज होंगे, तो मेरे ख्याल से अगले 3 से 5 साल में काफी पैसा बन सकता है। ये बिल्डिंग मटेरियल्स में हो सकते हैं, ये FMCG प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं और कई सेक्टर्स हैं जहां पे ये बेनिफिट और ये ट्रेंड दिखने को आएगा। ऑफ कोर्स इसके अंदर आपको ट्रेंड कैप्चर करने के बाद स्टॉक पिक तो करना ही पड़ेगा, वो देखना ही पड़ेगा कि स्टॉक जो आप खरीद रहे हैं वो वैल्यूएशन आपके फेवर में है कि नहीं है। ये एक ट्रेंड बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अभी भी देखें मार्केट में इतनी जोर से रैली हुई है, चाहे वो स्मॉल कैप में हो, मिड कैप में हो, बहुत तेजी से ये सेगमेंट्स आगे बढ़े हैं, लेकिन ऐसा होने के बाद भी
कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स मान लीजिए, पॉकेट्स मान लीजिए, जिनमें कि इस हिसाब से रैली नहीं आई है। उन सेक्टर्स में या पॉकेट्स में अगर आप थोड़ा डीप डिग करें तो आपको अपॉर्चुनिटीज आज भी दिखती हैं, और ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि मार्केट ने एक तरह से बिल्कुल इग्नोर किए हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई इस समय कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम चली जाएगी तो ये अपॉर्चुनिटीज काफी वैल्यू अनलॉक करेंगी आगे चल के। तो शायद पेशेंस चाहिए इन अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए, लेकिन अगर आप रिस्क रिवॉर्ड चाहते हैं और फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड चाहते हैं तो इनके अंदर इन्वेस्ट करना इस समय लुक्रेटिव है, और थोड़ा सा अगर केयरफुली देखें तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके मिस्टर सहगल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और जैसे कि सहगल यहाँ पे कह रहे हैं कि मिड कैप्स ने काफी शानदार परफॉर्म किया है, वैल्यूएशन थोड़े प्रीमियम पे है, लेकिन अब भी मौके देखने को मिल रहे हैं। उनकी पसंदीदा थीम है ऐसी कंपनियों में, ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना जहां पर जो कि अब अनऑर्गेनाइज की जगह ऑर्गेनाइज सेक्टर में कारोबार बढ़ रहा है। कुछ संकेत इन्होंने दिए अविनाश, लेकिन आमतौर पे फंड मैनेजर्स किसी भी स्टॉक की बात नहीं करते, लेकिन आपको ऐसा कोई स्टॉक दिखता है जो इस थीम पे चलता हो? मुझे लग रहा है कि आई थिंक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर इन्होंने बात की है जो क्लियरली ज्यादा है, मेरे ख्याल से जो ग्रीन प्लाई और सेंचुरी प्लाई जैसे स्टॉक्स है, यहाँ पे डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आएगा जीएसटी के बाद में। इनफैक्ट एग्री सेक्टर में पीवीसी पाइप्स भी एक एरिया है जहां पे काफी सिग्निफिकेंट कैपेसिटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो यहाँ पे प्लेयर्स लाइक फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इनको भी काफी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक थीम आगे जरूर पकड़ सकता है, और मेरे ख्याल से जुलाई में होपफुली अगर जीएसटी इंप्लीमेंट होता है तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेटली ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छी ट्रैक्शन जरूर देखने को मिलेगी। जीएसटी तो इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, बट आई थिंक उसका जो बेनिफिट है प्रदीप, मुझे लग रहा है कि एक दो क्वार्टर्स पीपल विल हैव टू डाइजेस्ट इट। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि कंट्री वाइड टैक्स है, तो मेरे ख्याल से मटेरियल बेनिफिट्स आने के लिए एक दो क्वार्टर्स लगेगी। बिल्कुल, थोड़ा वक्त लगेगा और थोड़ा वक्त एडजस्टमेंट के लिए कंपनीज को लगेगा, उन अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को लगेगा जिन्हें माइग्रेट करना है। फिर समझ में आएगा कि वो किस हद तक कम्पीट कर सकते हैं बड़ी स्टैब्लिश्ड कंपनीज के साथ। तो ये कई एक सेगमेंट में, एक टाइल्स का भी सेगमेंट है जहां पे हालांकि अनऑर्गेनाइज में भी बहुत छोटी कंपनियां नहीं होती, लेकिन जो स्मॉल स्केल कंपनीज हैं वो भी धीरे धीरे बाहर जाती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन बीटीएसटी या एसटीबीटी की बारी आ रही है, और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक मुझे मिला है, मेरा एक बीटीएसटी है आज, सेल। एक बार इसके चार्ट पर नजर डालते हैं दिन के दौरान कैसे रिकवरी देखने को मिली है। कल के लो से नीचे गया और कल के हाई से ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है, बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ आया। अब देखते हैं कि हमारे किसी एक्सपर्ट ने ये पकड़ा है कि नहीं। फिलहाल ये 3.5% का रन दिखा रहा है और प्रदीप को लगता है एक इंटरेस्टिंग ट्रेड रहेगा। लेकिन क्या सुझाव आ रहे हैं हमारे जानकारों की ओर से? नीरव अखाड़िया की राय सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगी, और पावर ग्रिड इन्होंने चुना है। टारगेट 214 का दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 208.50 रुपए लगाइएगा। एनबीसीसी भी एक कॉल तेजी का ही 209 के टारगेट के लिए खरीदे, 197 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। किरण जाधव प्रेसिशन इन्वेस्टमेंट के बाय कॉल दे रहे हैं। अरविंद पे स्टॉप लॉस 414, टारगेट 430 के। पीटीसी पे भी इनका बाय कॉल है, 99 पे स्टॉप लॉस लगाएं, 112 के टारगेट। सरविंद्र, आपके बीटीएसटी या एसटीबीटी? आई थिंक इवेंट भी है शाम में और थोड़ा सा मिक्स रहेगा। एक आईटी पैक आई थिंक क्लियरली थोड़ा स्टेबल हो रहा है। इनफी लास्ट अगर आप 15-20 दिन से देखें तो आई थिंक एटलीस्ट एक लास्ट हफ्ता एक नैरो रेंज में रहा है, और आज एक अच्छा सा डिसाइसिव थोड़ा सा पुशबैक ऊपर की तरफ है। तो मेरा मानना है कि कल के लिए इनफी बाय करके जाना चाहूंगा बीटीएसटी में। टारगेट रखूंगा 954, स्टॉप लॉस रखूंगा 924 रुपये 40 पैसे के आसपास। और जो सेल करके जाना चाहूंगा आई थिंक क्लियरली ओईएम स्पेस में अगर आप देखें तो डेफिनेटली प्रेशर रहा है, और इनके बंद भी थोड़े से वीक आ रहे हैं पूरे पैक के। तो स्पेशली आई थिंक एचपीसीएल का अगर मैं देखूं सेटअप तो थोड़ा ज्यादा वीक लगता है, तो एचपीसीएल को शॉर्ट करके चलना चाहूंगा। 522 का टारगेट कल के लिए, 520-522 का टारगेट रख लें इनफैक्ट, और 536 रुपये 60 पैसे पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा उस पर। इंटेलेक्ट डिजाइन के नतीजे इस बीच बहुत ही जबरदस्त आए हैं। देखिए 12-13% चल गया है ये स्टॉक, 227 करोड़ के सामने 250 करोड़ की आमदनी है। इतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन आप देखिए एबिडा लेवल पे घाटा था 19 करोड़ का, और वहां अब 16 करोड़ का फायदा आया है। ये एक जबरदस्त मूवमेंट आती हुई इंटेलेक्ट डिजाइन का स्टॉक आप देख रहे हैं 12.5% ऊपर। इस पर हम राय लेंगे अविनाश से, लेकिन बीटीएसटी पे एक और कॉल बाकी है, वो है बागले साहब की। बागले साहब बताइए।
प्रदीप, मैं भी पीटीसी इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। दोनों वैसे मेरे बीटीएसटी है। 102 का स्टॉप लॉस, 108 का टारगेट। मेरा दूसरा कॉल होगा अरविंद, स्टॉप लॉस 417, टारगेट 432। और आपने जो आइडेंटिफाई किया मैं उसके भी साथ हूँ। मुझे भी सेल अच्छा लग रहा है। 62-6250 के लेवल अगर क्रॉस कर जाता है तो इसमें कल अच्छी मूव आनी चाहिए। ₹1 का रिस्क ले, अपसाइड में 2.5-3 रुपए मिल सकते हैं। ओके, तो सेल इनफैक्ट ये भी रेकमेंड कर रहे हैं वागले साहब। अच्छी तेजी इसमें कल बनती हुई दिखाई देगी, आज लेके जाएं जरूर। M&M की ओर से डेवलपमेंट आ रही है कि यूके में इन्होंने इलेक्ट्रिक कार की बिक्री बंद कर दी है। इनफैक्ट ये भी जानकारी हाथ लग रही है कि ब्रेक्सिट के बाद इनकी इलेक्ट्रिक कार की सेल्स में कुछ ज्यादा इजाफा नहीं देखने को मिला, इसीलिए इनफैक्ट वो अपने यूके के ऑपरेशंस को वाइंड अप कर रहे हैं। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से डेवलपमेंट है। इलेक्ट्रिक कार की बिक्री वो यूके में बंद कर रहे हैं। लेकिन इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 13% का उछाल एक्सपेक्टेड था विनाश की मुनाफा कंपनी पोस्ट करेगी, लेकिन ये काफी शार्प रिएक्शन दिखाया है बाजार ने। बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे ख्याल से प्रोडक्ट आईटी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर में ये काफी पॉपुलर स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि काफी समय के बाद इबिटा में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। मेरे ख्याल से अगर ये सस्टेन होता है हर्षदा, तो डेफिनेटली मार्केट्स एक्सपेक्ट करेगी कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में नेट लेवल पे भी एक सिग्निफिकेंट अपमूव देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली जो अपसाइड है और जो पोटेंशियल है वो काफी सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट इनका काफी बड़ा एक्सपोजर बीएफएसआई स्पेस में है, तो होपफुली मैनेजमेंट कमेंट्री कॉल के बाद पता लगेगा कि एक्चुअली इबिटा का जो सस्टेनेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो आगे आने वाले क्वार्टर्स में अगर रहता है तो डेफिनेटली और भी स्टॉक में आगे थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को जरूर मिल सकता है। ओके, तो इंटेलेक्ट डिजाइन पे बाय कॉल है आपकी? मेरे ख्याल से अगर लंबा अवधि का टाइम होराइजन है, कम से कम 1.5-2 साल का, तो क्योंकि ये ऑलरेडी स्टीप वैल्यूएशंस पे अभी ट्रेड कर रहा है, बट अगर किसी को क्लियरली पोर्टफोलियो पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे खरीदना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इवन एट द करंट लेवल से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, बट टाइम होराइजन थोड़ा लंबा होना चाहिए। एक स्टॉक है पेट्रॉन इंजीनियरिंग, ये लगातार चल रहा है और हर रोज हम देखते हैं खासतौर पे शुरुआत में भी और आखिरी घंटे में भी बड़ी एक्टिविटी देखने को मिलती है। आपने ट्रैक किया है क्या? नहीं, वैसे ट्रैक तो नहीं करते, बट ये टन की प्रोजेक्ट्स मैनेज करता है और मेरे ख्याल से जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है प्लस टिपिकल मिड कैप काउंटर है, तो मुझे लग रहा है कि शायद कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो या कोई पॉजिटिव परफॉर्मेंस के कारण यहाँ पे अच्छी अपसाइड आई है। बट मेरे ख्याल से क्लियरली ऐसे छोटी कंपनीज में हमने देखा है कि जब भी नतीजों का ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो मूवमेंट डेफिनेटली काफी पॉजिटिव होता है। पेट्रॉन आज फिर भागा है। इनफैक्ट ओवर द वीक देख लेते हैं किस तरह का एक्शन बनता हुआ, क्योंकि कल भी इनफैक्ट ये रेडार पर था और यहाँ पर थोड़ी सी चाल मजबूत होती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ और काउंटर्स हैं बेल्ट सीएच जैसे, जिसमें तेजी बनती हुई दिखाई दे रही। पिछले 7 दिनों में 40% का इजाफा पेट्रॉन इंजीनियरिंग ने दिखाया है। वागले साहब, यहाँ से आगे क्या और तेजी दिखा सकता है? 213 पर है पेट्रॉन का शेयर। हर्षदा, बिल्कुल पैटर्न काफी पॉजिटिव उभर कर आ रहा है। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस रखना होगा जो कि 196 का होगा। हल्की सी करेक्ट मूव आती है तो ऐड करें। मुझे 250 to 270 का पोजिशनल टारगेट है जो कुछ हफ्तों में आ सकता है। मैं 1 से 2 दिन का व्यू नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 3 से 4 हफ्ते में ये शायद ये 270 प्रोबेबली 280 भी टेस्ट कर सकता है। ओके, फिलहाल आइए देखते हैं आखिरी मिनटों में जाते जाते बाजार की तस्वीर कैसी बन रही है। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी बैंक सभी कमजोर दिख रहे हैं और इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ भी अब काफी कमजोर होती हुई। तो आखिरी मिनटों में यहाँ पर हम साफ तौर पे दबाव बनते हुए देख रहे हैं मार्केट पे। कुछ एक स्टॉक्स जहां पर हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबीसी, आईडीएफसी बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी में जो एक उछाल आया था, यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड उभर कर सामने आया है। इनफैक्ट नतीजों के पहले आईसीआईसीआई बैंक में भी हम थोड़ी अब कमजोरी बढ़ते हुए देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक पे भी नजर डालें। मार्केट बंद होने के बाद अब से कुछ ही देर में उम्मीद हम कर रहे हैं कि नतीजे आएंगे। शाम 6 बजे मैनेजमेंट से भी रूबरू होंगे हम, लेकिन फिलहाल 270 के आसपास 1.25% नीचे। अविनाश, अगर आप देखें तो पिछले नतीजे से लेकर अब तक के 260 के आसपास के तो इसके लोज हैं, बेस रहता है, उसके करीब ही आ गया है। अब भी क्या उम्मीदें हैं आपकी और क्या लगता है कि एक रिस्क लेना चाहिए नतीजे के पहले? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट प्रदीप, मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आता है एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे या प्रॉफिट्स पे और आगे जो कमेंट्री मैनेजमेंट करेगी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि सीक्वेंशियली डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिले
और जिस प्रकार की राइट ऑफ इन्होंने पहले क्वार्टर्स में ली है, मुझे लग रहा है कि आगे के जो क्वार्टर्स होंगे, स्पेशली FY18 को अगर हम देखें तो यहाँ पे शायद इतना एसेट राइट ऑफ हो नहीं सकता है। यहाँ पे डेफिनेटली अगर थोड़ी बहुत कमेंट्री मार्केट्स अगर पॉजिटिव मिलती है मैनेजमेंट के साइड से, लोन बुक ग्रोथ, कॉर्पोरेट लोन बुक, रिटेल लोन बुक और ऑब्वियसली एसेट क्वालिटी अगर स्टेबल रहती है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में डेफिनेटली एक बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्लियरली काफी पिटा हुआ स्टॉक है और कोई भी अच्छी पॉजिटिव न्यूज आती है तो इसमें इमीडिएट बाउंस तो जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर दो ही आंकड़े मेरे ख्याल से नजर रखनी चाहिए आपको। पहला कि स्लिपेजेस यानी नए एनपीए 7,000 करोड़ से कम हो तो अच्छा है, और इसमें भी जो स्लिपेजेस हो रहे हैं वो उनकी जो एक स्ट्रेस बुक है ऑलरेडी उसके अंदर से ज्यादातर होने चाहिए। उसके बाहर से होने वाले एनपीएस का आंकड़ा 1,500 करोड़ से कम रहना चाहिए। तो ये दो नंबर्स हैं जिसको आप दिमाग में रखें और उससे अंदाजा लगेगा कि नतीजे अच्छे आए या खराब। प्रदीप, मिड कैप्स में कुछ और काउंटर्स हैं जो थोड़ा सा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। सुबह से हमने देखा था रेमंड में काफी एक्टिविटी थी, बॉम्बे डाइंग में भी अब हम देख रहे हैं थोड़ा पुल अप है, 1% का उछाल इसमें एक बार फिर देखने को मिल रहा है पिछले 15-20 मिनटों में। इस पर वागले साहब राय दीजिए, क्या कोई ट्रेड बन रहा है जाते जाते? हर्षद, आप स्टॉक रिपीट करेंगे? रेमंड मैंने सुना। बॉम्बे डाइंग अच्छा, ओके। नहीं, इसमें तो मैं काफी टाइम से बुलिश हूँ। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम हमने बात की थी वो लगभग 55-60 लेवल्स है। अभी मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने की बात करूंगा जो कि 78 का होगा, और कोई भी हल्की सी गिरावट आती है 84-85 की तरफ मैं बाय करने की सलाह दूंगा। मेरा 6 से 12 महीने का इसमें 120-130 का टारगेट है। 120 से 130 का टारगेट, काफी लंबे टारगेट लेकर वागले साहब चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल इन स्टॉक्स में मिली जुली सी पोजीशन फाइनली बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप वायदा कारोबार के लिहाज से देखें, अगर आप मिड कैप्स के लिहाज से देखें, काफी एग्रेसिव लॉन्ग्स भी बन रहे हैं और वैसे ही काफी हद तक शॉर्ट्स भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। जाते जाते अगर दो एक स्टॉक हम बैंकिंग सेक्टर के देखें जहां पे बड़ी तगड़ी पोजीशन बनी है, और सर्वेंद्र इस पे आपकी राय लेना चाहेंगे। सिंडिकेट बैंक देखिए, बैंक ऑफ इंडिया देखिए और यूनियन बैंक, इन तीनों में काफी तगड़े लॉन्ग बने हैं फाइनली आज दिन के दौरान। क्या चुनेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आई थिंक काफी अच्छे से तीनों बैंक चले, बट आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया अगर देखें तो थोड़ा सा ज्यादा चल गया है कंपैरेटिवली। तो आई थिंक अगर कैचअप का सिनेरियो अगर देखें तो आई थिंक सिंडिकेट के पास ज्यादा एमिनेशन है, और ये स्टॉक में वॉल्यूम्स भी लास्ट 2-3 दिनों डिलीवरी भी अच्छे हुए हैं और आज 3-4 दिन से लास्ट से वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो मेरा मानना है 92-93 का टारगेट सिंडिकेट बैंक में लगा के चलना चाहिए, और उसके लिए स्टॉप लॉस लेके चलें, 83 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। और आई थिंक इन तीनों में से नंबर 1 पिक मेरा तो सिंडिकेट बैंक रहेगा। ओके, सिंडिकेट बैंक एक ऑप्टिमम प्ले इस समय का। टेक्नोलॉजी में जो थोड़ा सा फ्लोट आता दिखाई दे रहा है, इन्फी, टीसीएस जैसे काउंटर्स, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स में कोई कॉन्ट्रा कॉल? नहीं, मुझे लग रहा है कि फ्रंटलाइन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बजाय जो छोटी कंपनीज है जैसे परसिस्टेंट है, मास्टेक है, हर्षदा, यहाँ पे हम समझते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स भी अच्छे रहेंगे डिस्पाइट रूपी की एप्रिसिएशन और यूएस मार्केट्स में जो हेडविंड्स है। हमको लग रहा है कि बड़ी कंपनीज में शायद इंक्रीमेंटल ग्रोथ थोड़ी सी दिक्कत वाली होगी, बट कंपनीज लाइक मास्टेक और परसिस्टेंट में अगर कोई भी गिरावट आती है तो इनको खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज से बेहतर होगा। ओके, एक्साइड के नतीजों का इंतजार है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं काफी मंदी की पोजीशन बनती हुई, करीब 4% नीचे 222 के आसपास एक्साइड का स्टॉक दिखाई देता है। अविनाश, कोई राय है आपकी? मुझे लग रहा है कि आई थिंक ऑटो स्पेस में डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि इनपुट प्राइसेस पे थोड़ा बहुत बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, प्लस वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो जैन टू मार्च के क्वार्टर में हमको लग रहा है कि प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से काफी अच्छा आना चाहिए। मेरे ख्याल से ओवरऑल जो आउटलुक FY18 का है वो होपफुली अगर मानसून अक्कर अच्छी होती है तो जो उनके मेजर सेगमेंट्स है जैसे कमर्शियल व्हीकल्स है, ट्रैक्टर्स है, पैसेंजर कार्स है, 2 व्हीलर्स है, यहाँ पे ग्रोथ अच्छी आएगी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अगर किसी को मीडियम टर्म व्यू लेना है तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। डेफिनेटली मीडियम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं।
मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई। GSFC जैसे काउंटर्स हैं जो आज फिर हरकत में दिखाई दे रहे हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर हम रोज बात कर रहे हैं और ये तेजी में दिखाई दे रहा है काउंटर। कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये भी कुछ काउंटर्स है जिसमें एक्टिविटी बढ़ती हुई। सर्वेंद्र, इनमें से कोई जहां पर आपको लग रहा है ट्रेड कैरी किया जाए? आई थिंक GSFC और कोरोमंडल, आई थिंक वो फ्लेवर जो है काफी अच्छा लग रहा है और सेटअप्स भी अगर आप पूरे सेटअप पूरे उस पैक का देखेंगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स और डिलीवरीज भी हो रहे हैं। तो मैं तो दोनों में ही अगर ट्रेड्स हैं तो कैरी भी करना चाहूंगा। इनफैक्ट अगर आप GSFC में देखें तो ऑलमोस्ट इनफैक्ट आज एक ऑल टाइम हाई मारी दिया है उसने और लगता है कि यहां से एक बार 140-142 तक के स्तर भी स्टॉक छू सकता है, तो उसके लिए ये लेवल्स रहेंगे। कोरोमंडल भी आई थिंक ऑलमोस्ट वो एक जो बोलते हैं दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और 375-380 के लेवल्स हैं उसके। आई थिंक आज तो हम जस्ट 372 के आसपास जस्ट उसके नीचे ट्रेड करें, बट आई थिंक दस्तक ये भी दे रहा है ऑल टाइम न्यू हाईज और एक एक्यूमुलेशन पैटर्न का फॉलो थ्रू। तो आई थिंक अगर इसका भी ब्रेकआउट 375 के ऊपर डिसाइसिव हो जाता है तो आई थिंक 390-400 तक का स्तर कोरोमंडल भी फिर इस महीने में छू सकता है। तो बुलिश कॉल है यहाँ पर कोरोमंडल पे। आइए जाते जाते आपको बताते हैं वो स्टॉक्स जहां पर हमने काफी जबरदस्त मूवमेंट देखा है आखिरी मिनटों के दौरान। RSWM, इस स्टॉक पे एक सवाल भी आया था, घंटे भर पहले हमने बात की थी और यहां पर आप देखिए तो एक 2.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला है, हालांकि बहुत लिक्विड काउंटर नहीं है। बिल्ट बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, और इसमें आप देख सकते हैं करीब 65 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है पिछले 15-20 मिनटों में, यानी बड़ी क्वांटम में किसी ने खरीदारी की ऐसा लगता है। इसके अलावा GIC हाउसिंग पे काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ उछाल है, करीब 2.5 लाख शेयर्स आखिर में गए हैं जो दिन के वॉल्यूम का करीब 25% है। पेट्रॉन की जो हम बात कर रहे थे वहां भी ऐसा ही हाल है। शोभा डेवलपर्स, यहां पर आप देख सकते हैं करीब 5.5 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है आखिरी मिनटों में। और सीएट, ये एक और स्टॉक है जहां पे हमने पिछले कुछ मिनटों के दौरान जबरदस्त बाइंग देखी है। तो ये मार्केट के कुछ फेवरेट हैं जो पोजीशंस आज लोग लेकर गए हैं आखिरी घंटे के दौरान, ऐसा लगता है। सर्वेंद्र, इनमें से कोई चार्ट आपको इंटरेस्टिंग दिखता है? आई थिंक बिल्कुल, आई थिंक GIC जो है वो काफी इंटरेस्टिंग सा चार्ट है और इनफैक्ट स्टॉक एक अलग जोन में है और चले जा रहा है। इनफैक्ट LIC भी ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट है, बट इसने अपना एक लास्ट 1-1.5 महीने का क्लस्टर निकाल दिया और इस खास बात ये रही कि 500 के आसपास डिलीवरीज बहुत ज्यादा हुई हैं। मतलब अगर आप पूरे एक साल में देखें लास्ट तो उतनी डिलीवरीज नहीं गई जितनी की 500 के इस ब्रेकआउट में डिलीवरीज गई हैं। तो क्लियरली आई थिंक एक जिसको बोलते हैं कि जो चेंज ऑफ हैंड्स हो गया है और उतने सारे शेयर्स उस पर्टिकुलर वेटेड एवरेज से किसी और के पास चले गए हैं, तो अब वो 500 का वेटेड एवरेज जब तक ये तोड़ता नहीं है तो मेरा मानना ये है कि अब एक इम्पटस और एक मोमेंटम अपसाइड का बिल्ड हुआ है और जिसने भी वो शेयर्स कॉर्नर किए हैं आई थिंक वो स्ट्रॉन्गर हैंड्स रहे हैं, तो अब ये स्टॉक को डेफिनेटली और ऊपर लेके जाएंगे। मेरा मानना है कि 590-600 एक राउंड नंबर 600 का आई थिंक 50 रुपए ऊपर है, डेफिनेटली वो स्ट्राइकिंग रेंज में है। इनफैक्ट ये 250 रुपए से भागना शुरू किया है काउंटर, 550 के लेवल्स आ चुके हैं, 600 का टारगेट अब आ रहा है। आज का दिन वॉलेटाइल जरूर रहा है, 9300 के ऊपर निफ्टी टिकता हुआ लेकिन एकदम फ्लैट है। 9303 ये लेवल होंगे जहां पर दिन की समाप्ति होती हुई दिखाई देगी। मिड कैप दबाव में है, 76 अंकों की गिरावट पर ये इंडेक्स जाकर टिका है। बैंक निफ्टी जो भी निचले लेवल से रिकवरी आई वो गवाते हुए करीब 60 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और सेंसेक्स 60 पॉइंट नीचे जाकर टिकता हुआ। आज ऑफ कोर्स कुछ एक्टिव ट्रेड देखे गए हैं मिड कैप्स में, खासकर रेमंड होम, हमने बॉम्बे बैंक की बात की, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यूबी ग्रुप जैसे काउंटर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन दबाव में क्या रहा? फार्मा कंपनियां, लुपिन, ऑरबिंदो, सन फार्मा, ये लिस्ट लंबी है। आज ऑयल कंपनियों में दबाव देखने को मिला, ऑयल एंड गैस, NGL, IGL, गेल जैसे काउंटर्स दबाव में थे। HPVP, IOC में भी बिकवाली हावी हुई। कल के नंबर से पहले HDFC में थोड़ा सा करेक्टिव मूव और ऑफकोर्स आज बाजार बंद होने के बाद ICICI बैंक के नतीजे आएंगे और स्टॉक लगभग 1% नीचे जाकर टिका है, तो थोड़ा सा बाजार आज मुनाफा वसूली पर जोर दे रहा था। बिल्कुल। स्ट्राइड शसून एक स्टॉक पे नजर डालिए जहां पे जाते जाते बिकवाली हुई है करीब 1.5 लाख शेयर्स की और ये तेजी से गिरा है। होप की कोई बुरी खबर ना हो। यहाँ पे आगे देखिए बहुत जोर से क्रैक आता हुआ आखिरी आधे घंटे के दौरान ही दिखाई दिया है। तो बाजार की क्लोजिंग फिलहाल आपके सामने, सारे ही इंडेक्स लाल निशान में बंद हो रहे हैं और मार्केट ब्रेथ काफी कमजोर फाइनली दिखाई दे रही है। अविनाश, फेड एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है और ICICI भी एक ट्रिगर है शायद बाजार के लिए। फेड से आपको क्या लगता है, क्या वाकई कोई झटका लगेगा? क्योंकि कंसेंसस तो ये है कि इस बार कुछ नहीं होगा, पर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसके चलते बाजार को चिंता हो?
नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो फेड से आएगा, और मुझे लग रहा है कि शायद ये कल के मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई न्यूट्रल स्टांस फेड लेता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में वापस एक बाउंस देखने को मिलेगा। बट हाँ, एक बात जरूर है कि जिस प्रकार से मार्केट्स ने पिछले दिनों से 9300 के लेवल को मेंटेन किया है, ऐसा लग नहीं रहा है कोई बड़ा सेल ऑफ आएगा। आई थिंक जो भी गिरावट आएगी शॉर्ट टर्म होगी, उसके बाद वापस स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे ही मार्केट्स फोकस करेगा। मुझे नहीं लग रहा है कोई ग्लोबल सेल ऑफ या कोई ग्लोबल पैनिक फ्रॉम दिस फेड मीटिंग आने की अपेक्षा रहेगी। ओके, फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट कि कोई ग्लोबल सेल ऑफ ना हो आज के बयानों के बाद। इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, सर्वेंद्र और वागले साहब हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए बाजार के ट्रेड पर। लेकिन देख लेते हैं आज के दिन, जहां पर बाजार में ज्यादातर समय मुनाफा वसूली हावी रही। स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन की ओर से कैसा प्रदर्शन रहा है। और आशीष, तगड़े फॉर्म में 5% से ज्यादा की कमाई इनकी हुई है। नीरज ने लगभग 1.5% के रिटर्न्स कमाए हैं आज। कौन से शेयर थे हमारे कैप्टन की टीम में शामिल? आशीष विनिंग कैप्टन, मकडॉवेल होल्डिंग, यूबी होल्डिंग, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना और सुबेक्स, ये इनके विनिंग प्लेयर्स रहे हैं। वहीं नीरज ने 1.5% की कमाई ही की है। एडीएफ फूड्स, जेएम फाइनेंशियल, टीवीएस मोटर्स इनकी टीम में शामिल था। और एचडीआईएल पर सुबह में एक बिकवाली का कॉल आया। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। लेकिन आज के पूरे उतार चढ़ाव का एक बार फिर जायजा हम लेंगे जरूर अगले आधे घंटे में मार्केट टॉप 20 के साथ। नमस्कार।